शायद सुना हो, येलो कलर का आता है, मल्टीमीटर आता है, उससे हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वो कहीं ब्रेक है कि नहीं, ये सारी चीजें मल्टीमीटर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। अभी आप लोग बाद में गूगल करके देखिएगा, आप लोगों को मल्टीमीटर दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस है इसका 55 ओम, तो विद द हेल्प ऑफ आप, वैसे तो यहाँ पे वेल नोन है, आपको बता दिया गया है, लेकिन आप पूछेंगे कि ये निकला कैसे, तो ये आप मल्टीमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसके आगे लिखा है देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर V is 55 into 10 की पावर -3 volts and the length of the wire is 10 meter, thus the potential gradient along the wire is 55 into 10 की पावर -6 volt per centimeter। -6 कैसे आया भाई, आपका I is equal to 10 की पावर -3 हो रहा था, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर्स ऐड हो गई। आप लोगों ने सर्ट्स एंड इंडाइसेस तो पढ़े होंगे ना, उसमें ऐड हो जाती हैं पावर्स, तो उसी से आपके 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट में लिखा है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, सो देयर आर 3 मेजर काइंड्स ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दीज आर द सीबेक इफेक्ट, कॉमा द पेल्टियर इफेक्ट एंड द थॉमसन इफेक्ट। फिर उसके बाद फुल स्टॉप दिया है। इन ब्रीफ ऑल द 3 इफेक्ट्स हैव बीन described as follows, where two dissimilar metals or alloy are taken as wire or strip and joined to form two junctions A and B, comma the two junctions are kept at different temperatures, comma the open end shows an EMF which can be detected by a microvoltmeter as indicated। आप माइक्रोवोल्टमीटर और we can say that with the help of आप EMF आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका आई मीन टू से गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना फ्लक्चुएशंस आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सीबेक इफेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखा है conversely if a current is passed through the system, the junction A comma B attain the different temperature, that is one gets heated and the other is cooled, this is called the Peltier effect and used today in refrigeration। मींस जो पेल्टियर इफेक्ट होता है वो रेफ्रिजरेशन में भी यूज होता है। एंड जस्ट आफ्टर इट, if a conducting wire is made to maintain a temperature gradient along its length, the two ends of the conductor show the potential difference, this is called the Thomson effect। this experiment deals with the Seebeck effect, ये लिखा हुआ है इसमें बेसिकली। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस में लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ द थर्मो ईएमएफ में पॉइंट नंबर 1 लिखा है connects the circuit as shown in the circuit diagram and measure room temperature। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये थोड़ा और ज्यादा ब्लर है, मैं इसको फिर से रीड कर देती हूँ। Now switch on the heater till the water boils, record the temperature। Now the two ends A and B must show opposite deflection when the sliding end, the two ends A and B यहाँ पर जो होते हैं ना अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करेंगे। मींस आपका जो पॉइंट ए है, आपने अगर उसको होल्ड पे रखा हुआ है तो आपका वो लेफ्ट साइड जाएगा। पॉइंट बी मींस आपने जो हीटर वाला है आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो राइट साइड जाएगा। ये तो बेटा अंडरस्टूड सी बात हो गई। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, K is made to touch। ये सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने कि मतलब वो नल पॉइंट जब हम गैल्वेनोमीटर का ओपन एंड वहां पर टच कराएंगे तो वायर की हेल्प से, मींस आप जैसे जॉकी यूज करते थे, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में एक्सपेरिमेंट, अगर पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो मेजर आप लोगों ने किया नहीं है, बट जिसने भी किया होगा उसमें जॉकी होती है, उसमें वायर कनेक्ट होता है, वो हम टच करा के वायर पे देखते हैं कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको विद द हेल्प ऑफ सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप हम यहाँ पर भी यूज करते हैं उसको। ठीक, डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। तो अब थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है इफ इट इज नॉट सो, the mistake may be due to the wrong connection or a crack in one of the junctions or the low voltage of the battery। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया गया है कि अगर आपका जो डिफ्लेक्शन है पॉइंट ए और बी पोटेंशियोमीटर पर अलग अलग अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं आ रहा है तो दैट मींस देयर इज अ ब्रेकेज इन द कनेक्शन। राइट, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। सो पॉइंट नंबर 4 है, मैं जो रीड कर रही हूँ वो भी सुनिएगा। नाउ फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट मींस मैंने आपको बताया था ना कि जो पोटेंशियोमीटर पे वायर्स है उस पर हमने हैंड जॉकी की हेल्प से
कि डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है। तो जब पर डिफ्लेक्शन कहीं नहीं जाए, मींस आपका जो गैल्वेनोमीटर पे जो जीरो बना होता है, जब वो जीरो पर आपका एरो आ रहा है तो दैट इज योर नल पॉइंट, और अगर कहीं पे भी डिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो डिफ्लेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 क्या दिया है, नाउ फाइंड द नल पॉइंट K एट द बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर, स्विच ऑफ द हीटर and a little cold water to the hot one to lower the temperature by 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको शुरुआत में एक पॉइंट बताया था कि आपने हीटर को ऑन किया, ठीक है, आपने टेम्परेचर को राइज कराया, ठीक, 100 डिग्री आप चले गए, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन करा रहे हैं। या तो आपने हीटर को डाउन करा देंगे या आप हीटर को शट डाउन कर दीजिए, मीन्स आप उसको बंद कर दीजिए, तो टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो अगर हमें टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज कराना है और हमारे पास टाइम लिमिट कम है, क्योंकि टेम्परेचर तो अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अपना हीट लॉस करेगा ना, अपने आप को रूम टेम्परेचर अटेंड कराने के लिए। तो अगर वो डाउन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी उसमें सिंपल सा मिला सकते हैं। वही सिंपल सी बात है, आपने घर में पानी गर्म किया पीने के लिए और वो पानी ज्यादा गर्म हो गया, आपको वो पीना है, तो आप उसको कैसे उसका टेम्परेचर ड्रॉप कराते हो, पानी मिला देते हो ना, प्लेन वाटर, ये टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए उसका। ठीक इसी तरह यहाँ पर जब टेम्परेचर हमारा 95 है, स्टेबल है, वो नहीं डिक्रीज हो रहा है, हमें 90 डिग्री सेल्सियस करना है, तो आप उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके ठंडा पानी मिला दीजिए, तो 90 पर आ जाएगा। अब सडनली नहीं डाल देना होता है, सारा थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में यही लिखा है, नाउ find the null point K with the boiling water temperature, switch off the heater and a little cold water to the hot one to lower the temperature by 5 to 10 degrees Celsius. Again get the null point and record balancing length at the new position. Go on lowering the temperature and recording the new value of balancing length up to 50 degrees Celsius. इसमें इन्होंने ये लिख दिया है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक आप नल पॉइंट निकालिए। क्यों? क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस से और जब आप नीचे आते जाओगे, मैंने आपको बताया कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना हमें लेंथ मिलेगा। अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा कम होता जाएगा तो आपको लेंथ बहुत छोटा होता जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो जब आप ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बनाते हैं तो इतने छोटे लेंथ पर आपका क्लियर नहीं आता है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं हमको फार 25 सेंटीमीटर्स पे वैल्यू मिले, 25 हो, 35 हो, ताकि हम, आप ग्राफ पेपर जब यूज करते होंगे, जो स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, फिर 10 ब्लॉक्स पे वन बिग ब्लॉक होता है, तो जो ब्लॉक होते हैं, अगर आप 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का स्केल लेकर के चलेंगे तो आपका ग्राफ बहुत छोटे में श्रिंक हो जाएगा, और हमें यहाँ से ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ की हेल्प से थर्मो ईएमएफ निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा कि वैल्यू जो लोअरिंग टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें 50 डिग्री सेल्सियस तक, हमारा एक्यूरेसी पॉइंट तो बहुत मतलब मैंने आपको बताया ना, रूम टेम्परेचर तक अगर हम आ सके तो हमारी एक्यूरेसी बेस्ट होगी, लेकिन हम उतना रीड करके उसको ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, और हमारे पास लैब का टाइम क्या होता है ना, 2 आवर्स का लिमिटेड होता है, तो इसलिए हम उस चीज को उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक स्लॉट क्राइटेरिया जो 4th नंबर पॉइंट में लिखा है, लेंथ अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये जस्ट फॉर गेटिंग मोर वैल्यू इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये केवल इस वजह से है, ठीक। अब पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई द बैलेंसिंग बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ, जो कि हमने पीछे बताया था, विच इज 55 into 10 की पावर -6 वोल्ट पर सेंटीमीटर, उससे हमने लेंथ को, वो बैलेंसिंग लेंथ जो हमने निकाली है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारा थर्मो ईएमएफ आ जाएगा, ठीक। प्लॉट द थर्मो ईएमएफ इन माइक्रोवोल्ट्स अगेन द टेम्परेचर डिफरेंस, द स्लोप on x-axis gives the thermo power in microvolt per degree Celsius, ठीक है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड व्हाटएवर यू कैन से दैट। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है जिसमें पहला पॉइंट लिखा है रूम टेम्परेचर TC इज इक्वल टू डैश 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 इन डिग्री सेल्सियस, तो आप जितना रूम टेम्परेचर है जाते ही पहले नोट डाउन करेंगे, ये वो हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट हो गया टेबल फॉर द डिटरमिनेशन फॉर थर्मो ईएमएफ हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, आप यहाँ पे टेबल फॉर्म में देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट लिखा है सीरियल नंबर, फिर उसके बाद लिखा है हॉट जंक्शन टेम्परेचर TH है, सफिक्स में नीचे लिखा है THH कैपिटल है, डिग्री सेल्सियस है, फिर सेकंड जो कॉलम है वो हमारा TH माइनस TC डिग्री सेल्सियस है, मींस आप हॉट टेम्परेचर को माइनस कर दें,
कोल्ड टेम्परेचर से। कोल्ड टेम्परेचर आपका यहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट एज टेम्परेचर लेके चलेंगे। सेंटीमीटर है जो कि L1 L2 है, L3 भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर आपकी टेबल के फॉर्म में L1 L2 बनी है और L इज इक्वल टू मीन ऑफ L1 प्लस L2 बाई 2 लिखा है। फिर यहाँ पे थर्मो ईएमएफ इन माइक्रोवोल्ट आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। इस L जो मीन का L है L1 प्लस L2 बाई 2 इंटू 55 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तो ये यहाँ पर आपका थर्मो ईएमएफ के फॉर्म में आ जाएगा। फिर कैलकुलेशंस में क्या है, the thermo EMF of copper constant is calculated by the formula V is equal to E into L। आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसके बाद एक पॉइंट और लिखा था, थर्मो पावर प्लॉटेड बाय द ग्राफ इज डैश डैश डैश, मींस आप जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से जो स्लोप निकालेंगे डेल वाई बाय डेल एक्स इन माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। फिर रिजल्ट में आपके पॉइंट आ रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज the thermo EMF of copper constant is dash in microvolt, and second point is the thermo power plotted by the graph is in microvolt per degree Celsius। and इसके बाद थर्ड पेज ये है, इसमें प्रिकॉशंस लिखे हैं बेटा, प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर। मींस आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं ना, तो आपके डेफिनेट सी बात है कुछ एरर्स होंगे, कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो इसमें वो 1 2 3 4 करके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन द बिगिनिंग पहला पॉइंट लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ ऑब्जर्व, सॉरी ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है इन द बिगिनिंग ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन बाय द कनेक्टिंग लेड एक्यूमुलेटर एंड नोट इट्स ओरिएंटेशन। Then after heating, note again the deflection by removing source of EMF, and this time deflection should be in the reverse direction। बेटा देखिए मेरे पास इस समय अवेलेबिलिटी तो है नहीं, तो मैं इसी में से पढ़ के बता रही हूँ आपको पॉइंट्स, ठीक है। तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। और बाकी आप इसका पीडीएफ आप अपने सर से ले लीजिएगा, और पीडीएफ आप ले लीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो भी वो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो और बेटर है, आप लोग अपने सर से कांटेक्ट करिएगा, ठीक। इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है एट नल पॉइंट कॉमा देयर शुड बी नो मूवमेंट, ब्रैकेट में लिखा है डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल, इंश्योर इट व्हाइल ऑब्जर्विंग नल पॉइंट ऑलवेज, ऑल द कनेक्शंस मस्ट बी रब्ड बाय सैंडपेपर बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, चेक द ईएमएफ ऑफ द लेड एक्यूमुलेटर बिफोर बिगिनिंग, ठीक है। सो स्टूडेंट आई थिंक मैंने आपको इन शॉर्ट पढ़ दिया जो आपका मैनुअल था, ठीक है। अब रही बात, मैं आपको कुछ चीजें वर्बली और बता दे रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा और मैंने अभी बताया भी, जैसे कि लेड एक्यूमुलेटर इज नोन एज योर बैटरी, सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर आपका क्या होगा, बैटरी होगा, ठीक। अब ये बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, आप लोग आंसर करिए। 2 types. Primary, secondary. एग्जांपल्स। Lead storage battery and DIMM. Primary में Lagrange से नहीं, secondary में nickel cadmium, nickel cadmium। Ma'am, lead storage battery secondary. रमेश यू आर नॉट ऑडिबल। Ma'am, lead storage battery secondary में. Still not audible। lead storage battery। Lead storage battery, so they are rechargeable or not? Ma'am, rechargeable होता है. Rechargeable means primary are rechargeable or secondary are rechargeable? secondary है rechargeable। so यहाँ पर मैंने क्या बताया, लेड एक्यूमुलेटर है, तो ये कौन से टाइप का सेल हुआ जो rechargeable? Primary। अब आप लोग भी डिसाइड करिएगा, क्योंकि आप लोगों में ही कंफ्यूजन है कि विच इज प्राइमरी एंड विच इज सेकेंडरी। आई थिंक ये तो आपका 12th का है बेटा, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, लेक्लांचे, डैनियल सेल, ये सब आप लोगों को पता होने चाहिए बेटा। दीज आर द बेसिक्स कि कौन सा रिचार्जेबल है, कौन सा नहीं है, हम जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो कौन सा सेल है, ये तो हमको पता होना चाहिए। तो
आई थिंक आप जो सोर्सेज ऑफ एरर जो मैंने आपको वर्बली पढ़ दिए थे, उसमें क्या होता है ना बेटा, अगर हम कोई चीज बैटरी वगैरह यूज करते हैं तो बैटरी के जो एंड्स होते हैं उसमें विद द टाइम, क्योंकि उसमें आप कोई कंटेंट आप इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं या कुछ और आप फिल करते हैं, आपका कैथोड होता है, एनोड होता है, तो उसके जो एंड्स होते हैं बैटरी के हमेशा कार्बोनेटेड हो जाते हैं कुछ टाइम में। आप लोगों के घर में इन्वर्टर होगा, जिनके यहाँ नहीं भी है तो भी आप लोग समझिएगा, बैटरी वगैरह जब यूज करते हैं तो आप देखिएगा उनके एंड्स जो होते हैं क्लीन करने पड़ते हैं कई बार। यहाँ पर भी ये एरर में आ जाता है कि जब हम कनेक्शन दे रहे होते हैं, भाई आपने पोटेंशियोमीटर पे आपने कनेक्शन दिया, तो आप पोटेंशियल बॉक्स की हेल्प से आप एक एंड पर आप बैटरी का एमएफ सेंड कर रहे हैं, एक तरफ आपने जो हीट किया वो थर्मल ही कर पा रहा है। सो आपकी वो मैम आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है। मैम योर वॉइस इज या आई गॉट द पॉइंट। एंड अब आप बताइए, अब आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। मैम बार बार कट रही है। बेटा मे बी एरर हो सकता है नेटवर्क का, क्योंकि मैं नहीं सुनाई दे रहा। नहीं आ रही है, कट रही है बार बार। बहुत कम आवाज आ रही है। अब बेटा नेटवर्क एरर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फुल ऑन मतलब जैसे हेलो? कनेक्शन। मैम हेलो? मे बी थोड़ी देर बाद कनेक्शन। वेट फॉर सम मोमेंट्स, ठीक है? मैम कहीं क्या नहीं मैम क्लास में। हाँ भाई मैम एक आवाज दो नहीं आ मिनट रही। रुक जाया करिए, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं रुक गई हूँ। मैंने कहा जब आप लोग को आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या ही बोलूँ। सो स्टूडेंट्स आप बताइए, अब आवाज आ रही है आप मेरी? यस मैम, यस मैम आ रही है। सबको आ रही है? जिसको नहीं आ रही है वो बताए कि अभी भी नहीं आ रही है। आ रहा है मैम। ठीक है। सो मैं आपको बता रही थी कि बैटरी के एंड्स हमेशा क्लीन करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने सैंड पेपर देखा ही होगा, घरों में भी यूज होता है। व्हाइट वॉश जब आप लोग घर में कराते हैं तो वहां पे भी सैंड पेपर से ही रब की जाती है वॉल से। इसी तरह बहुत सारी चीजें रब करी जाती है सैंड पेपर से, बट हर एक का चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैटरी को क्लीन करने के लिए भी आसान सैंड पेपर यूज करते हैं। सर वहां पर उनको रिसीव करा अंकल जी को अंदर। बेटा अब 1150 ये 1152 पे गुड्डू पंडित, ये भी आप ही की क्लास के हैं? ये आप ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर रहे हैं? नो मैम, नो मैम। नो मैम कोई गुड्डू नहीं है। ठीक है, अदर लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, मैंने उनको डिनाई कर दिया। सो मैं ये कह रही थी कि बैटरी के एंड्स आपको क्लीन करने पड़ते हैं। एंड अनिरुद्ध तिवारी, अनिरुद्ध तिवारी इज आप ही की क्लास के हैं? मार्क टेवन और आगे मार्क ट्वेन मैम, ये भी क्लास के नहीं है। अब ये सभी अटैच्ड हैं भाई, आप लोग अपने सर को अटेंडेंस भेजिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं जानती हूँ आपकी क्लास में कौन से स्टूडेंट्स हैं। और मैंने तो आप लोग को लिंक भेज दिया था, अब आप लोग आपस में शेयर कर लिया करिए। अब वो लिंक सभी के पास जा रहा है, इधर से उधर सब में रोटेट हो रहा है, तो बेटा मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकती। मेरा तो काम है आपकी क्लास या लैब लेना। अब ये तो आप लोगों में डिपेंडेंसी होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि किसका अपना टाइम वेस्ट करे बगैर सही टीचर की क्लास में जाए। क्योंकि आपको तो मैकेनिकल की लैब मुझे लेनी थी। अब बच्चों में कुछ कंफ्यूजन है, कई सारे बच्चे आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। हर्षदीप नाथ कंफ्यूज हो रहा होंगे क्योंकि उन लोग का लग रहा है कि उन लोग की क्लास है। हाँ आई थिंक, लेकिन 120 तक होता है ना आपका? तो ये मैम अभी बीच में ब्रेक भी होता है। ब्रेक होता है, 15-20 मिनट का ब्रेक होता ही है मैम। आधे घंटे का मैं ब्रेक पर आप लोग को छोड़ दूं फिर? हाँ यस मैम।
तो मैं कॉल ऐसे ही बस मैं म्यूट करके रख दे रही हूँ, 15 मिनट का ब्रेक आपको दे दूँ? जी मैम। ओके चलिए ठीक है 15 मिनट बाद मीन्स 12:15 पे फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम थैंक यू बेटा, वेलकम।